ओके बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग 2024 में सीएमएस का पेपर ये प्री बोर्ड का हुआ है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोग फटाफट आंसर कीजिएगा। और क्योंकि हम यहाँ पर कोशिश करेंगे एक ही क्लास में प्रोग्रामिंग भी देख लें एटलीस्ट, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन सारे सॉल्व हैं आप लोगों के, तो जो नए हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पिक्चर देखकर आप लोग क्या पहचानोगे इसको? ये इनहेरिटेंस है कि आपका ये व्हीकल क्लास है और इसके बहुत सारे बच्चे, जिसका माइक खराब है वो बोले ना। व्हीकल नाम की क्लास है तो व्हीकल में बहुत सारी व्हीकल इससे रिलेट हो सकती हैं, तो ये आपका इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द कन्वर्टिंग अ डबल डेटा टाइप टू एन आईएनटी। हाँ, डबल को जब इंटीजर करेंगे तो डबल बड़ा होता है, इंटीजर छोटा होता है, तो इसका मतलब आपको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास। हाँ, तो लेंथ, ट्रिम और कॉन्कैट होता है और डी आपका गेट फंक्शन नहीं होता है स्ट्रिंग का। सॉरी। फिर देखिए यहां पर ये मेमोरी साइज के हिसाब से असेंडिंग का है, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटे की ओर अरेंज करना है। जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए, ये बाइट है तो बाइट कितना लेता है? 1 बाइट, तो 1 इंटू 15 हो जाएगा, तो आपका ये 15 बाइट हो गया। और ये 3 दूनी 6 यानी 6, और INT 6 इंटू 4 तो 24 बाइट हो गया। और फ्लोट तो 4 बाइट है और 4 मेमोरी है, तो 4 इंटू 4 16। अब 4 इंटू 4 अब 16। अब अरेंज करो, कौन सा आ रहा है सही? सी वाला, ठीक है, बहुत अच्छा। ऐसे निकाला जाता है, ध्यान रखना मेमोरी साइज कि देखो क्या मेमोरी है, उसके बाद डेटा टाइप के साथ मल्टीप्लाई कर दो बस। उसके बाद कोशिश करना कि हमें क्वेश्चन पढ़ लेने देना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अपने मन से पढ़ते रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सिटी स्कूल। सिटी स्कूल, तो फॉर्मेट क्या है? पहले क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट बनाना है, पहले क्लास का नाम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू स्पेस क्लास नेम गोल वाला ब्रैकेट, तो ऑप्शन बी ये। अच्छा, हम कहें इसमें क्या गलत है, तो क्लास लिख दिया, इसमें क्लास लिख दिया, इसमें क्या गलत है? बीच में न्यू के खिलाफ क्लास रख दिया। हाँ, इन चीजों पे भी कि मतलब क्या हम गलत ना देखें, इसको भी ध्यान देना है। फिर देखिए a की वैल्यू 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 किया, इनटू इज इक्वल टू a प्लस प्लस से 3 ही रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू 4 हो चुकी है। मॉड a, और a में क्या आ जाएगा? 4। तो 4 से जब बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर छोटा नंबर ही बचता है, तो यानी 3, और इधर तो 3 है ही, 3 इंटू 3 9, तो 9 है सी, तो सी ऑप्शन इसका आपका सही रहेगा। उसके बाद ये देखिए, थोड़ा सा लॉजिकल बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन आप अगर ढंग से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ना ज्यादा जरूरी है कायदे से, और भी है देखिए, ठीक है। तो इसमें देखिए मैं पढ़ दे रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल जनरेट सिंटैक्स एरर, विच विल जनरेट रन टाइम एरर, और आपका जनरेट लॉजिकल एरर। यानी 3 तरीके के एरर हैं। ये आपका स्टेटमेंट जो दिए हैं 1 2 3, तो इसमें से ये तीनों एरर कौन कौन सी हैं, इनको हमें पहचानना है। एक बार बड़ा कर दे रहे हैं, देखिए कौन कौन सी एरर हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर 3 है और बी में 0 है, और स्क्वायर ऑफ, हाँ एक बार हम लोग देख लेते हैं, स्क्वायर ऑफ 3, तो 3 का स्क्वायर करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई चाहिए ना, तो ये आपकी लॉजिकल हो गई, लॉजिकल एरर हो गई। उसके बाद यहाँ 3 है, बी है, और यहाँ पर स्क्वायर ऑफ 3 फिर से कहा, तो स्क्वायर करने के लिए ये सही है, लेकिन यहाँ पर ये डॉट लगा है, डॉट है, कॉमा होता है, ये कॉमा होना चाहिए, तो ये सिंटैक्स एरर है। और फिर यहाँ पर देखिए रिमाइंडर व्हेन a इज डिविजिबल बाय b, तो यहाँ पर b में क्या है? b में 0 है, b में 0 है, तो 0 से किसी को डिवाइड नहीं करते हैं, तो ये आपका रन टाइम एरर हो गई। तो पहला लॉजिकल है, फिर सिंटैक्स है, और फिर रन टाइम। देखो किस में मैच हो रहा है? ऑप्शन बी मैच हो रहा है, ठीक है।
जो नहीं सोच पा रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं वो थोड़ा सा ट्राई करें, क्योंकि आपका दिमाग तेज चलना चाहिए। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय द मेथड एबीएस? एबीएस फंक्शन जो है, अब ध्यान दो, एबीएस फंक्शन क्या करता है, माइनस वाली वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट करता है। और ये डेटा टाइप पूछ रहे हैं, तो अगर तुमने इंटीजर वैल्यू दी माइनस वाली तो इंटीजर में प्लस देगा, अगर फ्लोट वैल्यू दी तो फ्लोट में प्लस देगा, यानी कि जैसा डेटा टाइप होगा वैसा ही रिजल्ट देगा। तो सेम एज द डेटा टाइप ऑफ द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट के डेटा टाइप पे। अब यहीं पर बच्चे क्या गलती करेंगे, अभी सुन लो बच्चे, क्या, अरे मैथ वाले फंक्शन सब डबल वैल्यू रिटर्न करते हैं ना, ध्यान दो इस चीज पर। अब जैसे यहां पर दो फंक्शन ये ऐसे हैं जो हमें तुरंत के तुरंत याद आ रहे हैं, जो इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं। एक आपका जो है वो क्या, रैंडम, मैथ डॉट रैंडम वाला जो इंटीजर ही वैल्यू देता है, और बाकी ये तो डेटा टाइप के हिसाब से, और आपका जो वो मिन और मैक्स है वो भी डेटा टाइप के हिसाब से ही देंगे, जैसा है वैसे दे देंगे। ओके, फिर देखिए यहां पर बूलियन ans इज इक्वल टू str डॉट इंडेक्स ऑफ ch इज इक्वल टू str डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ ch if for the above statement variable ans gets value true, यानी इसमें वैल्यू ट्रू आएगी, then which of the following conclusion can be drawn। इसमें ये कंक्लूजन दिए गए हैं कि ये दोनों की वैल्यू बराबर कब कब हो सकती है, ये आपको पता करना है इन तीन कंक्लूजन में कौन सा सही है। तो देखो, द गिवन कैरेक्टर इज प्रेजेंट ओनली वंस इन अ स्ट्रिंग, अगर इसमें एक वो कैरेक्टर एक ही बार पाया गया तो चाहे इंडेक्स ऑफ से करो चाहे लास्ट इंडेक्स ऑफ से करो, दोनों का इंडेक्स नंबर सेम आएगा, दोनों का इंडेक्स नंबर सेम आएगा। तो इसका मतलब ये पहली बात तो ठीक है, पहली बात ठीक है। उसके बाद, सॉरी ये नहीं है ये है, उसके बाद द गिवन कैरेक्टर इज नॉट प्रेजेंट इन स्ट्रिंग, अगर कैरेक्टर नहीं मिला तो -1 देगा, तो -1 इसमें भी देगा और इसमें भी देगा, तो ये भी बराबर माना जाएगा। तो ये भी बात सही है, यानी कि पहली और दूसरी बात सही है। लेकिन अगर यहां पर वो कैरेक्टर एक से अधिक बार पाया गया तो इंडेक्स ऑफ जो है इधर से ढूंढेगा तो पहला जो प्रेजेंस होगा उसको दे देगा, और लास्ट इंडेक्स ऑफ इधर से ढूंढेगा तो यानी कि दोनों के इंडेक्स नंबर अलग हो जाएंगे। तो ये चीज गलत है। तो यानी कि ए पहला और दूसरा सही है। अब देखो इसमें कौन सा सही है, ए वाला, पहला और दूसरा, जिसमें ये कंडीशन फॉलो हो रही है। इस तरीके से बना के सिचुएशन दी जा सकती है। समझ पाए नहीं समझ पाए? ऑनलाइन वाले बच्चे इस क्वेश्चन को समझ पाए? हाँ, प्लीज बोल दीजिएगा। अगर एक्सप्लेनेशन में कहीं जरूरत हो तो तुरंत बोल दीजिएगा, हमें एक्सप्लेन करने में अच्छा लगता है। ठीक है, फिर देखिए लखनऊ इंडिया, यस बेटा सर एक बार आप फिर से समझा देंगे वो वाला क्वेश्चन? हाँ, इसमें ये कहा गया है बच्चा कि ये पहला जो स्टेटमेंट है, इसमें ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो एनएस में ट्रू आ जाएगा। तो उसकी सिचुएशन क्या क्या हो सकती हैं? तो पहली सिचुएशन हो सकती है कि कैरेक्टर अगर एक ही स्ट्रिंग के अंदर है, एसटीआर के अंदर वो कैरेक्टर एक ही बार पाया गया है, तो इंडेक्स ऑफ से ढूंढोगे तब भी वही इंडेक्स नंबर आएगा, और लास्ट इंडेक्स ऑफ से ढूंढोगे उस कैरेक्टर को तब भी वही इंडेक्स नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। दूसरा है कि अगर वो कैरेक्टर है ही नहीं स्ट्रिंग में तो ये भी -1 देगा और ये भी -1 देगा, तो यानी ये भी वाली बात सही है। तो ये पहली और दूसरी बात सही है, इसलिए आपका क्वेश्चन, ये आंसर आपका 1 वाला जा रहा, पहला और दूसरा। लेकिन लास्ट वाले में जो दिया है, तीसरे वाले में, कि वो कैरेक्टर अगर एक से अधिक बार पाया गया तो इंडेक्स ऑफ इधर से कोई स्टार्टिंग वाला कैरेक्टर पकड़ेगा और लास्ट इंडेक्स ऑफ इधर से पकड़ेगा, तो दोनों के इंडेक्स नंबर अलग होंगे, तो यानी वो इक्वल नहीं हो पाएंगे। इस तरीके से इसको माना जाएगा। फिर देखिए यहां पे लखनऊ इंडिया लिखा है और यहां पर abs.trim लिखा, तो ट्रिम से स्पेस हट जाते हैं, तो स्पेस है ही नहीं, इसमें हटेंगे क्या? उसके बाद लेंथ निकालने, तो लेंथ इसकी काउंट कर लो, 13 है। ओके, तो लेंथ आपकी इसकी 13 आ जाएगी। फिर देखिए एसेशन, ऑब्जेक्ट आर द एग्जांपल ऑफ रेफरेंस डेटा टाइप, ये बात बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्ट जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आते हैं, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के 4 नाम होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, रेफरेंस डेटा टाइप, कंपोजिट डेटा टाइप और डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप, ये 4 नाम में से कोई भी मिल जाए वो सब नॉन प्रिमिटिव है। ओके, अब ऑब्जेक्ट स्टोर द वैल्यू ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट स्टोर द वैल्यू ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल, तो ये बात थोड़ी गलत है,
क्योंकि देखो दो तरीके के वेरिएबल होते हैं ग्लोबल वाले, एक क्लास वेरिएबल होते हैं, एक इंस्टेंस वेरिएबल। क्लास वेरिएबल कौन से होते हैं? जो स्टैटिक कीवर्ड से बनाए जाते हैं। ये बात ध्यान रखो, क्योंकि स्टैटिक वाले बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। फंक्शन प्रोग्रामिंग में जो भी वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल स्टैटिक से डिक्लेयर करते हैं वो क्लास वेरिएबल होते हैं, और जो स्टैटिक से नहीं डिक्लेयर करते हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल या नॉन स्टैटिक कहे जाते हैं। और दोनों वेरिएबल के लिए ऑब्जेक्ट हमेशा मेमोरी बनाते हैं। तो यहां पर ये जो कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट स्टोर द वैल्यू ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल, तो इंस्टेंस वेरिएबल के लिए कह रहा है, ये क्लास वेरिएबल के लिए कह ही नहीं रहा है। तो ये बात गलत हो रही है कि आपका इंस्टेंस और क्लास दोनों वेरिएबल के लिए होता है, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि रीजन आपका फॉल्स है और असर्शन आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन सी के साथ में हम लोग यहां पर जाएंगे। दोनों चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कुछ गलत टिक कर दिया गया? हाँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका जो है जब भी एरे आ जाता है तो इंडेक्स नंबर डाल दीजिए। यह इंडेक्स नंबर डाल दिया। अब यहां लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ इसमें जब एरे की लेंथ होती है तो नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करता है। तो 3 स्ट्रिंग है, तो यहां पर 3 आपका इसका आंसर आ जाएगा। फिर इन विच ऑफ द सॉर्टिंग टेक्निक एडजेसेंट मेमोरी बहुत पॉपुलर कीवर्ड हो गया है। एडजेसेंट मेमोरी सॉर्टिंग में कहां पे, किस में सॉर्टिंग में यूज होती है? बबल सॉर्ट में। बबल सॉर्ट में जस्ट पास वाली, क्योंकि ए ऑफ जे और ए ऑफ जे प्लस 1 पास वाली मेमोरी को एडजेसेंट मेमोरी कहते हैं, तो वो बबल सॉर्ट में होती है। और ऑप्शन आपका सी सही होगा इसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग फंक्शन होता है जिससे अगर कैरेक्टर तोड़ना है तो कैरेट, और सब पार्ट ऑफ स्ट्रिंग तोड़ना है तो सब स्ट्रिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस स्पेसिफायर। तो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड सबने सुना है। वॉइड आपका रिटर्न टाइप है, ये एक्सेस स्पेसिफायर नहीं। अच्छा, वॉइड का मतलब नो रिटर्न वैल्यू होता है, लेकिन ये रिटर्न टाइप में माना जाता है, ध्यान रखिएगा, रिटर्न टाइप इसको कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अ स्टूडेंट हैज रिटर्न द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू स्टोर ASCII वैल्यू इन वेरिएबल x ऑफ द कैरेक्टर प्रेजेंट इन कैर ch, यानी ch कैरेक्टर की ASCII वैल्यू निकालकर x वाले वेरिएबल में स्टोर करना है। तो उसके लिए ये साइन बनाया गया INT(x) इज इक्वल टू ये मेथड यूज कर दिया, विच इज नॉट अ करेक्ट। ये मेथड करेक्ट नहीं है, क्योंकि इस टाइप का कोई मेथड होता ही नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही तरीका या कौन सा सही तरीका हो सकता है जो कैरेक्टर के ASCII कोड को निकालकर INT में स्टोर कर दे? तो देखो पहला वाला ये एग्जांपल है, ये इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग है। कैरेक्टर छोटा होता है, इंटीजर बड़ा होता है, तो कैरेक्टर अपने आप को ASCII कोड में बदल देगा। तो ये आपका ये वाला ए वाला सही है। और ये उसी चीज को एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग से कह दिया, मतलब सेम चीज इंप्लिसिट से भी हो सकती है और एक्सप्लिसिट से भी। यहां एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग ऑपरेटर यूज कर दिया, तो ए बी दोनों इसके सही हैं। और देखो आंसर कौन सा होगा? डी, ए एंड बी, डी ऑप्शन सही है। ए बी दोनों सही हैं। ये इंप्लिसिट से हो रहा है, ये एक्सप्लिसिट से हो रहा है, और दोनों में कैरेक्टर का ASCII कोड जाएगा। तो उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट टू कॉल द मेथड प्रिंट हुज प्रोटोटाइप इज। अब देखो यहां पर ध्यान देना, जैसे कि फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है? फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन। बच्चा कहां खोए हो? हाँ इधर ही ध्यान, ऐसे कहीं गड़बड़। किसी भी फंक्शन की जो पहली लाइन होती है वो फंक्शन प्रोटोटाइप कही जाती है। तो देखो ये जैसे हम ऐसे जनरल दे रहे हैं, INT कैल और ब्रैकेट में INT A, कैर B, कैर CH ऐसे दे दिया। तो ये आपका एक क्या है? ये फंक्शन प्रोटोटाइप है, ये फंक्शन प्रोटोटाइप है। अब अगर इस फंक्शन को कॉल करोगे तो वो लाइन कौन सी होगी? तो जैसे ये रिटर्न टाइप है ना, तो कॉल करोगे तो स्टोर भी तो करना पड़ेगा। तो INT और x ले लिया जिसमें हम ये वैल्यू स्टोर करेंगे। फिर फंक्शन कॉल कर लिए, हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो OBJ मान लेते हैं, तो OBJ डॉट और फिर ये कैल फंक्शन कॉल कर लिया। अब 2 वैल्यू भेजनी है, तो एक इंटीजर है और एक आपकी कैरेक्टर है, तो इस तरीके से आपकी वैल्यू भेजी जाएंगी। तो ये क्वेश्चन हम इसलिए ऐसा रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी ये दिया होगा और कहा जाएगा ये लाइन कौन सी होगी, और कभी ये दिया होगा और कहा जाएगा ये लाइन कौन सी सही करेक्ट है। तो यहां पर ये मैच कर लो। फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम लोग देख लें, यहां पे मेथड
प्रोटोटाइप, ठीक है, ये दिया गया है। अब देखो ये वॉइड से है, वॉइड का मतलब ये इंटीजर पार्ट हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब क्योंकि ऑब्जेक्ट क्यों हम लोग बनाते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ना बनाएं, क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट दिखाना मुश्किल है, तो सीधे फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। तो फंक्शन का नाम, और क्या भेजा जा रहा है इसमें, पहला बाइट होगा, ये एक बाइट भेजा जा रहा है, एक कैर भेजा जा रहा है। तो बाइट वाले को समझने की कोशिश करो, ये है बाइट टाइप कास्टिंग, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू 30 लिखोगे तो इंटीजर मानेगा कंप्यूटर, तो उसको बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये चीज समझने वाली बात। और फिर सिंगल कोट्स में कुछ भी हो वो एक कैरेक्टर है, तो यहाँ पे /n भेज दिया गया, इनकी मर्जी। तो यानी ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। अब जैसे ये गलत है क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू दे दी, ये गलत है, कैरेक्टर पहले कर दिया, जबकि यहाँ पर बाइट पहले होना चाहिए। समझ गए सब लोग? जो नए क्वेश्चन उसको लिखना भी है, कलेक्शन बनाओ अपना। हमने कहा इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे भी, एक जगह पर एमसीक्यू के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास मजबूत रूप से होना चाहिए। या नहीं कुछ पेपर तो ये मिल ही जाएगा, क्वेश्चन नंबर ही नोट करते जाओ कि बाद में इसको हम लिख लेंगे। फिर लूप अलाउज फॉर रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ अ ब्लॉक ऑफ कोड, ये बात बिल्कुल सही हो गई। और फिर लूप प्रोवाइड्स a way to execute a specific block of code multiple times, saving time and effort compared to writing out the same code many times। दोनों बातें सही हैं और पहले को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए आपका इसमें सही जाएगा। एसेसन भी सही है और रीजन एसेसन को एक्सप्लेन कर रहा है। फिर आपका मनीषा वांटेड टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर स्टोर्ड इन वेरिएबल n विदाउट यूजिंग लूप। लूप का यूज करे बगैर वो नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना चाहती बच्ची, तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो देखो हमारे पास ये मालूम है, या आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराया जा सकता है, और स्ट्रिंग में लेंथ फंक्शन से उसकी नंबर ऑफ डिजिट पता की जा सकती हैं। तो आपके पास यहाँ पर ये मालूम होना चाहिए कि स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट कराने के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो एक तो वैल्यू ऑफ होता है, वैल्यू ऑफ से हम कन्वर्ट करा सकते हो, फिर लेंथ फंक्शन यूज कर सकते हैं। और दूसरा देखो ये क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराना है, स्ट्रिंग को नंबर में नहीं। पार्स INT जो है स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है, स्ट्रिंग में कोई नंबर स्टोर है उसको न्यूमेरिक फॉर्म में लाता है। तो इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिए। तो अभी हम देखो एक बार देख के बताते हैं। ऑप्शन ए, जैसे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ और ब्रैकेट में n कर दिया, तो n क्या है, एक इंटीजर है, तो इंटीजर वैल्यू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ लिखा तो इसका मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, और डॉट लेंथ कर दिया इसका मतलब उसकी लेंथ निकल आई। तो ये पहला वाला सही हो गया। उसके बाद आगे देखें इंटीजर डॉट पास एंटी, ये उल्टा लिखा है। ये इंटीजर डॉट पास एंटी कोई नंबर अगर स्ट्रिंग में स्टोर है ऐसे, तो उसको नंबर फॉर्म में इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया आपका। और फिर n डॉट लेंथ डायरेक्ट लिख नहीं सकते क्योंकि n तो एक इंटीजर है, तो यानी पहला ऑप्शन ही आपका सही है। तो देखो इसमें कहीं कुछ है, अच्छा यही है बस, ठीक वही आंसर है, ठीक ओके। उसके बाद देखिए व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द जावा प्रोग्राम। अच्छा 40 दिया है, तो अब यहां पे समझो 40 दिया है, तो 40 यहां पर जब ये ऐसे दे दिया, देखो कितनी नई चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर अगर ये दे दिया है तो कोई स्ट्रिंग तो है नहीं यहां पर, जो ये सम नहीं होगा 100%, चाहे इफ कंडीशन हो उसमें कोई 20 + 20 लिख दे तो 40 हो जाएगा। तो जहां कहीं भी लिखा होगा वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये 40 पे ही कर्सर जाएगा डायरेक्ट, 20 + 20 40 पे जाएगा, और 40 पे 40 प्रिंट हो जाएगा, और फिर ब्रेक मिला नहीं तो फिर 60 भी प्रिंट हो जाएगा। तो 40 और 60 दोनों आएंगे, और ln लगा नहीं इसलिए एक ही लाइन में आएंगे, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये भी देखो कंफ्यूज करने की कोशिश की कि ऐसा हम लोगों ने लिखा हुआ कभी नहीं देखा, तो ऐसा अगर लिख दिया तो कंफ्यूज ना होना। अपना रूल याद रखना कि अगर नंबर 2 हैं तो इफ कंडीशन में जब जुड़ सकते हैं तो जहां कहीं लिखे होंगे वहां जुड़ जाएंगे, है ना। हाँ स्पेस नहीं होना चाहिए, लेकिन विल गिव कंपाइल टाइम एरर। तो एक काम करते हैं, इसको तुरंत चेक कभी कर सकते हैं, क्योंकि ये एरर भी हो अगर अपना समझता हो तो देने के लिए दे सकता है, तुरंत हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। ये तो हमारा अपना मानना है कि ये सम कर देगा, लेकिन अगर नहीं सम किया तब
ये क्वेश्चन भी अच्छा था। स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये कि दो एरे दिए थे और डायरेक्ट इक्वलिटी में चेक कर रहे थे, तो एरे की सेम वैल्यू थी तो लोग ट्रू लगा के चले आएंगे, जबकि दो एरे अगर सेम वैल्यू भी है डायरेक्टली ऐसे थोड़ी मैच किए जा सकते हैं, तो वो एल्स में जाकर, लेकिन सिंटैक्स एरर नहीं आएगी कोई। एरर नहीं है, नॉट इक्वल। बस हमें एरर चेक करनी कि एरर तो नहीं आएगी उससे। अब इसमें ब्रेक नहीं है पहले वाले में, ठीक है, और दूसरे वाले में हम यहां पर एक और +20 कर देते हैं और फिर यहां पर बंद कर देते हैं इसको। ब्रैकेट बाकी तो बंद होंगे ही होंगे। सिंटैक्स एरर तो नहीं आई है। ठीक है, इक्वल भी आ गया और नॉट इक्वल भी आ गया, तो यानी कि वो जो आंसर निकाला गया है वो बिल्कुल सही है। 40 और 60 आपका आ जाएगा। समझ गए ना? ये प्लस कर रहा है। अब आगे देख लेते हैं। देखिए, नेम द फॉलोइंग अ कैरेक्टर क्लास मेथड दैट चेक्स वेदर अ कैरेक्टर इज अ अल्फाबेट और डिजिट। हाँ हाँ, तो इसको फंक्शन का नाम डायरेक्ट लिखना है, तो इज लेटर और डिजिट, और यहां पे फॉर्मेट के हिसाब से यहां पे एक कैरेक्टर होना है, तो कैर लिखकर छोड़ दीजिए। ये ऐसे सिंटेक्स लिखा जाता है। हाँ, वो जब फुल सिंटेक्स लिखना होगा प्रोग्रामिंग में तब, वो खाली फंक्शन पूछ रहे हैं, फंक्शन बता दीजिए, है ना। अगर लिख दिया है कैरेक्टर डॉट तो कोई गलत बात नहीं है। यहां पर अगर लिख दिया आपने कैरेक्टर डॉट तो कोई गलत बात नहीं। फिर अ मैथ क्लास मेथड दैट रिक्वायर्स 2 आर्गुमेंट। 2 आर्गुमेंट किस में होते हैं बच्चों? आर्गुमेंट मतलब गोल वाले ब्रैकेट में वैल्यू मैथ डॉट पावर में होते हैं, और कोई दिमाग, मैक्स में भी होते हैं, मिन में भी होते हैं, तो यानी कि आप कोई भी दे सकते हैं इसमें से, आप यहां पर कोई भी दे सकते हैं। मैथ डॉट पावर ले दिया हमने, मान लीजिए, बाकी आप कोई भी दे सकते हैं, 2 आर्गुमेंट जिसमें हो। फिर देखिए, यहां पे स्ट्रिंग में प्राइम लिखा है, str2 में सम प्राइम लिखा है, और चेक में प्राइम लिखा है। अब यहां पे जोड़ के देख लीजिए, str1 लिखा है, 1 देखो कहां, ये तो ये दे देगा प्राइम प्लस str2 सबस्ट्रिंग 3 से तोड़ रहा है, तो 0 1 2 3, तो 3 का मतलब यहां से, है ना, तो ये प्राइम आ जाएगा, और प्री छोटा है, इसमें पी छोटा है, प्राइम हो गया, और फिर ये अलग से प्राइम आ जाएगा, फिर से ये छोटा है, तो ये सब क्या हो रहा है? हाँ, पहला वाला भी छोटा है, बहुत सही। ठीक है, तो सब प्राइम आ जाएगा विदाउट स्पेस। उसके बाद देखिए, x एक कैरेक्टर है, तो कैपिटल Z का कितना होता है? 90 होता है, तो x का कितना होगा? कैलकुलेट करके बताओ। Z का 90 होता है, Z का 90 होता है, कैपिटल X का, x y z कितना? 88। हाँ, तो x यहाँ है, अब यहाँ पे ch में int लगा, इसका मतलब ये 88 आ जाएगा, 88 प्लस 10 98, और 97 कैपिटल A का होता है, स्मॉल a का,
तो 98 स्मॉल बी का हो जाएगा। तो यहाँ पे 98 जब आएगा और ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग से स्मॉल बी बना देंगे, और उसके बाद अब यहाँ पे n प्रिंट करा रहे, तो n में क्या है 98 है, तो 98 INT में कन्वर्ट कराएंगे तो 98 बना रहेगा, n में तो 98 गया ना, और INT लगा दिया तो 98 बना रहेगा। और उसके बाद जो है स्लैश से स्पेस आ जाएगा, और CHR में क्या गया है B, और स्पेस आ जाएगा। बस कंफ्यूज ना होना। उसके बाद देखिए आपका जो है वैल्यू A इज 10 और B इज 2 है, तो यहाँ पे B की वैल्यू 2 है, तो देखो ये 2 माइनस, और यहाँ पे हम लोग गोल वाला ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं, और ये माइनस लगा है पहले से ही, तो यहाँ 2 बना रहेगा। और नहीं, ये B माइनस माइनस है, ये माइनस लगा है अलग, और उसके बाद B माइनस माइनस है, तो B की वैल्यू क्या है 2, और पोस्ट इंक्रीमेंट में तो 2 ही बनी रहेगी, लेकिन इसकी 1 हो चुकी होगी। यहाँ पे तो 2 लिया है, लेकिन B की वैल्यू आगे स्टेप में 1 हो जाएगी। फिर प्लस लगा दिया, और A प्लस प्लस हो रहा है पहले से, तो A की वैल्यू 10 थी तो 11 हो जाएगी, और 11, और फिर A यहाँ पे 11 हो चुका, और यहाँ पे 11 ही ले लेगा। तो अब जरा 11 प्लस 11 माइनस 2, पहले ब्रैकेट बताओ, 20 आया, तो 2 माइनस 20, हाँ माइनस 20, माइनस 18, देख लेना गलती ना हो। ये तो आपका 18 आ ही रहा है, और 18 में से 2 माइनस कर दोगे तो माइनस 18 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैथ डॉट SQRT ब्रैकेट में K प्लस मैथ डॉट पाव N कॉमा P। अब ध्यान देना, यहां पे हमेशा याद रखना, जब भी डिवाइड में चीजें आए तभी सेपरेट ब्रैकेट लगाना, वरना लिखते चले जाओ, है ना। तो ये क्योंकि डिवाइड का पोर्शन आ रहा है तो हम इसको ब्रैकेट में कर देंगे, और इसके आगे वाला भी ब्रैकेट में ही रखेंगे। डिवाइड लगा दिया हमने, अच्छा उसी में आ जाएगा यहाँ पे K प्लस N। बच्चों ये फ्री का नंबर है, देख लिया सबने। ब्रैकेट मिस कर दिया, तो ठीक है लगा लेना। ये थोड़ा धुंधला हो गया यार, कोई नहीं, हम लोग समझ लेंगे, समझदार हैं। यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं, यहाँ पे 3 इंटू 6 मॉड 5 इंटू 8, और ये साइन कौन सा है, डिवाइड बाई 2, ये लिखा है। तो देखो ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से हम लोग चलेंगे, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस में मल्टीप्लाई मॉड, और ये भी मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सब बड़े हैं, सब बड़े हैं, बराबर हैं, तो सीक्वेंस से सॉल्व करते जाओ। 3 6 जा 18, अब 18 मॉड 5 करो पहले, 18 मॉड 5 किया तो 3 बचा, अब 3 इंटू 8 करो 24, और 24 डिवाइडेड बाई 2 करो 12 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये सेम प्रेसिडेंस के हैं तो सिक्वेंसली सॉल्व करते चले जाओ। उसके बाद गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ये धुंधला क्यों हो गया, एक मिनट देखते हैं, दूसरा भी पेपर हो सकता है पड़ा हो हमारे पास। तुमने भेजा था ना पेपर, वो कहाँ है तुम्हारा नाम, ये
ये सही आ रहा है हाँ? इसमें लेकिन करवा चौथ इसमें ज़्यादा है, बच्चन बहुत मेहनत कर डाली इसमें। ठीक है, ये वाला करना है ना। ओके, देखो बच्चों यहां पर 2D एरे दिया है, तो हमने एक तरीका बताया था आपको कि जो पहला कर्ली ब्रैकेट होता है वो 0 रो, जो दूसरा कर्ली ब्रैकेट वो 1 रो, और इसमें नंबर जो पहली रो में ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है। अब यहाँ पर एरे डॉट लेंथ लिखा है, तो लेंथ के हिसाब से तो ये एरे की लेंथ निकालेगा, तो एरे की लेंथ में तो 2 ही निकाल देगा, यानी कि सिर्फ 2 निकाल देगा यहाँ पर 2। और फिर यहाँ पर हम लोग ध्यान देना, ये 2 किसका निकाला है, एरे की लेंथ, तो 2 रो हैं, नंबर ऑफ रो, कॉलम नहीं काउंट करता है उसमें, तो 2 निकाल लेगा। उसके बाद अब यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं, तो देखो आई क्या है, आई 0 है, और यहाँ पे 1 है, 0 1 पे देखो क्या है, 0 1 पे देखो क्या है, ये 2 के चक्कर में कंफ्यूज ना होना, ये 0 रो है और ये 1 रो है, यहाँ 2 है लेंथ में। हाँ बताओ 0 1 पे क्या है, 0 1 पे 4 है, 4 प्लस और 1 0 पे 3, 4 प्लस 3 करो कितना आया, 7 आ जाएगा पहला आउटपुट। उसके बाद फिर i प्लस प्लस होके 1 हो गया, 1 भी आपका 2 से छोटा है, नीचे आया, अब i की वैल्यू 1 है, तो 1 1 दोनों जगह 1 1 ही निकल रहा है, तो 1 1 पे आपका 6 और 6, तो 12, लाइन चेंज हो रही है, हाँ 12। फिर i प्लस प्लस हो गया कितना हो गया 2, 2 से छोटा नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए, तो 7 और 12 आ जाएगा। ठीक है, बच्चा ने कहा क्या कर डाला इसमें। ठीक है, आगे चलो। लेकिन ये समझे कि अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है, सिंगल डायमेंशन एरे में लेंथ निकालते हो तो कोई डर नहीं लगता, 2D एरे में लेंथ निकाली तो हमने क्या बताया, नंबर ऑफ रो काउंट कर लेता है खाली। ये नई चीज थी, अपने याद रखो। उसका नेम द टर्म that is used for conversion of primitive data type value to its corresponding wrapper class object. Give example. तो primitive data type से corresponding primitive data type से wrapper class में जाना, यानी कि बॉक्सिंग या ऑटो बॉक्सिंग हो रहा है। और इसका एग्जाम्पल दे दो, उसने कहा, तो यहां पे लिख दो int a is equal to 65, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं बॉक्सिंग का, ऑटो बॉक्सिंग। और फिर आप यहां लिखो इंटीजर आपका कुछ भी ले लो यहां पे नाम, x इज इक्वल टू a, बस हो गया। तो हम इंटीजर को यानी प्रिमिटिव डेटा टाइप को उसकी रैपर क्लास ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये बॉक्सिंग का एग्जांपल हो गया। ठीक है बच्चों, लिख लेना एग्जांपल। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग मेथड डिक्लेरेशन, तो जैसे यहां पर ये मेथड डिक्लेयर है और ये एक और फंक्शन बनाया है। अब नीचे देखो जरा, राइट द एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर प्रेजेंट इन अबव टू मेथड, तो मेथड ऐड लिखा, ठीक है, और उसमें हमने लिखा पहला एक्चुअल पैरामीटर में, एक्चुअल पैरामीटर जहां से वैल्यू भेजी जाती, तो मेथड हमने ऐड लिखा है, तो ऐड में ऐड हमारा स्मॉल होगा ये, ठीक है। अब इसमें देखो ये ए है तो खाली ए लिखा जाएगा, ए 2 बार लिख दिया, इसका मतलब 2 नहीं, ए है बस। उसके बाद फॉर्मल पैरामीटर इसी का तो यहां पर n1 और n2 ये लिख दिया फॉर्मल पैरामीटर। फिर और कोई मेथड है? बस एक ही मेथड है, इसी बार हम पूछा गया था, 2 मेथड लिख दिया यार। ये अभी आपका 10th है ना, 10th के हिसाब से आपको दुनिया दिखाई गई है, लेकिन दुनिया इतनी नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर ये उस दुनिया का थोड़ा सा हिस्सा ले लिया गया है। यहाँ पर किसी दूसरे फंक्शन से भी फंक्शन कॉल किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसके लिए तो कोई पैरामीटर है नहीं, ना एक्चुअल है ना फॉर्मल है, ना ये कॉलिंग दिखाई गई, तो यानी उसी को बताना था। दूसरा क्वेश्चन देखो,
राइट द लोकल वेरिएबल ऑफ मेथड एबीसी, एबीसी में ए नाम का वेरिएबल और एएनएस। एबीसी मेथड जो है एबीसी है, हाँ, इसके लोकल वेरिएबल आपका कौन से हैं? ए और एएनएस। हाँ बोलो। हाँ वो लोकल वेरिएबल ही होते हैं, और फॉर्मल जो होते हैं वो भी लोकल ही होते हैं। बस फॉर्मल फंक्शन प्रोटोटाइप वाली लाइन में होते हैं, एक्चुअल फंक्शन कॉलिंग वाली लाइन में होते हैं। नहीं, वैल्यू पास करके तो कहीं भी भेजी जा सकती है कि ये फंक्शन कॉल हो रहा है नाम का, ए नाम का वेरिएबल अपनी वैल्यू को n1 n2 में भेज रहा है। तो ये वैल्यू भेजने का तरीका ऐसे डायरेक्ट, जैसे यहाँ कुछ भेजा नहीं और तुम यहाँ पे ए यूज करने लगो तो नहीं कर सकते, लेकिन ये वैल्यू भेजकर यहाँ के लोकल वेरिएबल में स्टोर कर ली गई है, अब इसको यूज कर सकते हो। ए डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, n1 डायरेक्ट यहाँ नहीं यूज कर सकते, n1 n2। हाँ ठीक है ना, और कोई कंफ्यूजन बताओ। फिर आगे देखो, read our statement in correct order of execution of to print the position of string in array ARR if it is present in, otherwise do nothing। देखो पूछा क्या गया है, सर पहले इंपोर्ट करेंगे, फिर ऑप्शन बी होगा, फिर लूप लगाएंगे, फिर इफ कंडीशन होगा, फिर प्रिंटिंग। मतलब वो पूरा कोड लिखना है आपको, और ये जो दिए हैं इनको यूज करते हुए, इनको यूज करते हुए वो कोड लिखना है। हाँ स्टेटमेंट लिखने हैं इनके करेक्ट ऑर्डर में, मतलब 1 2 3 करके इनको लिखना है। पहला कौन सा? अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो लिखे हैं इन्हीं को हमें अरेंज कर देना है खाली। तो देखो आपको मालूम है कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, पहले वेरिएबल डिक्लेयर होता है, उसके बाद वैल्यू इनपुट होती है, उसके बाद कैलकुलेशन होती है और फिर डिस्प्ले होता है। तो यही चारों फॉर्मेट रखो। तो वेरिएबल डिक्लेयर या इनपुट पहला होगा, तो यानी कि पहले आपका बी वाला होगा, पहले इनपुट होना चाहिए ना, तो बी में इनपुट हो रहा है और वेरिएबल डिक्लेयर भी हो रहा है, तो पहले बी हो गया, वैल्यू इनपुट हो गई, उसके बाद कैलकुलेशन होनी चाहिए, कैलकुलेशन में इफ कंडीशन भी हो सकती है, कोई फॉर्मूला भी हो सकता है। तो उसके बाद बी के बाद दूसरा क्या दिखाई पड़ रहा है, डी, हाँ तो लूप है, बिल्कुल लूप चलेगा, तो बी के बाद डी हो जाएगा और फिर ए हो जाएगा, ए क्योंकि कंडीशन चेक करनी होगी, और उसके बाद आपका सी हो जाएगा प्रिंटिंग। तो डी बी डी ए सी, ये इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। चलिए आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया है, और वैसे तो हमें पूरा करना था, लेकिन आज जो है लैपटॉप थोड़ा देर से खुला, इसलिए हम लोग जो है आज इतने ही रखते हैं, और इसका प्रोग्रामिंग पार्ट बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, तो इसको जो है हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे। और सारे बच्चे ध्यान दें, जैसे ही पेपर सॉल्व हो जाए वैसे ही हमें पेपर अपना अपना भेज दें।